जो हमारे मॉडल की जो है रिक्वायर्ड शेप है कि 784 के वेक्टर में किस तरह कन्वर्ट होगी। तो वन हॉट इनकोडिंग करने के लिए हमने जो है वो कैटेगोरिकल जो है वो इस्तेमाल किया था। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो वो जो है ना पूछ लें, ताकि हम वहीं से गुफ्तगू जो है ना अपनी शुरू कर सकें। तो प्लीज़ जो है ना, आपने पढ़ा हो, कोई इसमें बात नहीं समझ में आ रही हो नेटवर्क के हवाले से या ये वन हॉट इनकोडिंग के हवाले से, तो आप जो है ना ज़रूर पूछें यार। सर ये जो आपकी लाइन है ना नेटवर्क डॉट फिट वाली, अगर आप हाँ इसको रिपीट कर देंगे तो ये ठीक है, क्योंकि 60,000 जो उसकी इनपुट था, इमेजेस हाँ थे, हाँ तो ये हाँ पूरे इस लाइन में कवर होंगे। नो डाउट स्टेप बाय स्टेप तो होंगे, लेकिन ये पूरे लाइन 60,000 को इंटरटेन करेगा। हाँ। जब ये ईपॉक हमने देखो, हमने वहाँ पर जो है ना इस नेटवर्क डॉट फिट की लाइन में हमने कहा है कि 5 टाइम ईपॉक चलाना। ईपॉक का मतलब है पूरे डेटा को आइट्रेट करना, एक बार आइट्रेट होगा फिर दूसरी बार आइट्रेट होगा। तो जब ये ईपॉक 1/5 चला है, इसका मतलब फर्स्ट ईपॉक चल रहा है, टोटल 5 है, और इसने पूरी 60,000 इमेजेस जो हैं वो क्या कर दिए, ट्रैवर्स कर लिए। और ठीक है। उस 60,000 इमेजेस जब एक दफ़ा ट्रैवर्स हो गई हैं, मॉडल के अंदर पास हो गई हैं, तो इन दिस केस जो है उसकी जो लॉस आ रहा है वो 0.2524 आ रहा है और एक्यूरेसी 92% आ रही है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दौरान जब उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो लेबल्स को जो है प्रिडिक्ट भी कर रहा है, और प्रिडिक्ट करने के बाद जो है वो उसने कितने प्रिडिक्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए, ये कैलकुलेशन भी जो है वो साथ साथ जो है वो चल रही है। अच्छा, अभी हम इस नेटवर्क को चलाएंगे अपने पास, यू विल सी कि ये 128 का बैच साइज दिया हुआ है। तो 0 से 127 इमेजेस एक दफ़ा, जल्दी जल्दी नंबर चल रहे होंगे, बट यू विल ऑब्जर्व कि 0 से 127, 127 से 255, 255 से, और यानी पूरे पूरे एक एक चंक जो है 125 से के सेट से नंबर जो है वो आगे बढ़ रहे होंगे ईपॉक के अंदर। तो हर गुजरते ईपॉक के साथ, यानी जब पहली बार उसने डाटा को ऑब्जर्व कर लिया तो उसका एक्यूरेसी लेवल कुछ है, वही डाटा, सेम डाटा जब दूसरी बार जो है पास हो रहा है, तो अब ज़ाहिर है वो सेम डाटा है जो एक बार वो ट्रैवर्स भी कर चुका है। तो इन दिस केस जो है वो उसका एक्यूरेसी लेवल ज़ाहिर है वो पहले उन इमेजेस को देख चुका है, तो एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी जो है उसकी इम्प्रूव हो जाएगी, लॉस कम हो जाएगा, एंड सो ऑन चलते चलते वो हर ईपॉक के बाद, जैसे 2 ईपॉक नज़र आ रहे हैं हमें, हर ईपॉक के बाद जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, एफिशिएंट होता जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्यूरेसी का इम्प्रूव होना तो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, थोड़ा मैटर करता है बट नॉट, हम उस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं होते। उसकी वजह ये भी मैंने रिपीट की कि भाई वो सीन डाटा बार बार देखे जा रहा है। अच्छा, इस लॉजिक को हम यूँ समझते हैं कि भाई अगर एक ही एग्ज़ाम मेरे से फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम लिया गया, आई गॉट 20% मार्क्स, लेकिन मेरे से कहा जाए भी थोड़ी और तैयारी कर लो, वही एग्ज़ाम सेम सवाल सेम क्वेश्चन दोबारा दे दिए जाए, तो माइट भी मैं 60-70% ले लूँगा। और अगर तीसरी बार भी वही एग्ज़ाम जो है मुझे करने को दे दिया है तो मैं 90 से भी अब निकल जाऊँगा। तो बार बार एक ही चीज़ देखकर अगर आपने इम्प्रूव कर लिया है तो वो तो सीन सवालों को आपने रिपीटेडली जो है वो करके आपको याद हो गए, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जब मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उस जैसे ही होंगे, उस जैसे ही होंगे, उस डोमेन के ही होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होंगे, वही लॉजिक्स के साथ सॉल्व करने होंगे जो पढ़ा है। तो अगर मैंने अपने जो है वो एक्यूरेसी लेवल मेरा वहाँ तक आ गया तो मैं समझूंगा कि जो मैंने ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग ली है जिसमें मैं 90s में नंबर ले रहा था वो मेरी सही ट्रेनिंग हुई। लेकिन अगर मैं उस अनसीन डाटा के ऊपर फेल हो जा रहा हूँ दोबारा से, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ प्रॉब्लम। वो जो बार बार मैंने सवालात को देखा किया है, तो मैंने बजाय सवालों पर ट्रेन होने के, मैंने तो खाली उनके स्टेप्स याद कर लिए, लॉजिक्स याद कर ली, और मैं जो है ना वो उसको जनरली ट्रेन नहीं कर पाया। ठीक है, इस केस को हम कहते हैं ओवरफिटिंग होना। ओवरफिटिंग का की बाय डेफिनेशन तो यही चीज़ है कि अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में डिफरेंस आ रहा है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहते हैं कि मॉडल हमारा उतना ओवरफिट है। लेकिन
इसके पीछे थोड़ा फिलोसफिकली हमें और सोचना पड़ेगा कि भाई ओवरफिटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, ओवरफिटिंग को और भी अंदाज में अगर हम पढ़ेंगे, देखिए भाई कि मेमोराइजेशन और जनरलाइजेशन, दीज आर द टू मेन जो है ना कन्फ्लिक्ट्स हैं इन दोनों के दरमियान। मॉडल चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो चीज़ों को मेमोराइज कर लूँ। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं, हम उसे मेमोराइज ना होने दें, हम उसे जनरलाइज होने दें, चीज़ों को जनरलाइज करें ताकि उन जनरल लर्निंग को वो उन जैसी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट कर सके। चीज़ें अगर स्पेसिफिक हो जाएंगी और मेमोराइज हो जाएंगी तो फिर वो चीज़ें दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी, उस जैसे दूसरे डाटा पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी। अभी मेमोराइजेशन एंड जनरलाइजेशन जो है इसके अगले चैप्टर के अंदर जब ओवरफिटिंग को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये डिबेट आएगी कि ये जो है ना दोनों के दरमियान जो है ना वो शेक एंड है। खैर अभी इस मॉडल को हम एग्जीक्यूट दोबारा करते हैं अपने कोलैब के ऊपर, फिर हम सर, देखेंगे कि जो सेकंड इपोक था उसमें जो यस, नंबर ऑफ इमेजेस थे वो कम थे अगर देखा जाए तो नहीं 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 60,000 नहीं नहीं और 50,000 समथिंग था। नहीं नहीं, ये वो असल में चलती हुई इमेज आ गई ना, तो वो भी जा रहे अच्छा होंगे। अच्छा, हम ठीक है। हम चलाते, हम अपने पास चलाते हैं। ये वाली हमारी एग्जांपल थी, दोबारा से चलाते हैं। डाटा लोड किया, इंपोर्ट किया पहले हमने, पैक डाटा था कैरस के साथ, टेंसरफ्लो डॉट कैरस लिख दें या कोलैब के ऊपर दोनों चलेंगे। उसके बाद हमने जो है वो स्पेलिंग गलत हुई, ये डाटा लोड कर लिए, उसकी शेप, डायमेंशन, उसके लेबल, ज़ीरो इमेज, नेटवर्क हमने बना लिया, मॉडल इंपोर्ट किए, कंपाइल अपने नेटवर्क को किया, कंपाइल के बाद हमने यहाँ पर स्केल डाउन किया उसकी वैल्यूज़ को, प्लस जो है हमने रीशेप कर दिया पूरे डाटा को। ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। कैटेगरिकल में हमने कन्वर्ट किया, वन हॉट इंपोर्ट, वन हॉट इंपोर्टिंग। उसके बाद हमारे पास ये फिट मेथड, फिट मेथड में अपनी ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स दोनों उसे दे रहे हैं। हमने यहाँ बोल दिया गया 30 इपॉक्स चलाना, ज़्यादा है, मैं कम कर देता हूँ कि उन्होंने एग्जाम्पल में मैं इसको 10 इपॉक्स कर देता हूँ। तो ये भी एक साइंस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इपॉक्स चला दिए तो भी मॉडल जो है वो ओवरफिट हो जाए। ओवरफिट के रीज़न अभी मैं डिस्कस करता हूँ ना कि क्या क्या वो केसेस हैं जो हमारे मॉडल को ओवरफिट की तरफ ले जाते हैं। बैच साइज जो है कम कर देता हूँ, 8, ठीक है, मैंने चलाया तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, देखें ये 218 के साइज़ जो है उस हिसाब से नंबर आगे जो है ना वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो 10 इपॉक्स जो है वो चल गए। अच्छा, ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर 60,000 नहीं, 469 नज़र आ रहा है। ये 469 क्या चीज़ है, हमारे पास 60,000 का जो है वो डाटा है। ठीक है, 60,000 का डाटा हमने ये बोला है कि भाई इसको 128 के बैच साइज़ में भेजना।
तो यू विल सी इनके डिवीजन जो है वो आपको देगा 469, यानी इतने बैचेस बन गए, ये नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं। थोड़ा सा आउटपुट को चेंज हो गया है, अपडेट होता रहता है, नए नए वर्जन में नई चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर पहले जो है ना वो नंबर ऑफ इमेजेस नज़र आ रही होती थी, डाटा सैम्पल्स का नज़र आ रहे होते थे, अब यहाँ पर वो चंक्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बैच साइज़ हटा दूँ 1 कर दूँ तो ये टोटल जो है वो 1 का मतलब है 60,000 डिवाइड बाई 1, तो 60,000 के 60,000 ही नज़र आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती देखें। एक चीज़ तो वही बात है कि इसके बिहेवियर को थोड़ा आपने जो है मॉडल जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। देखें, स्टार्ट वही हुआ कि पहली दफ़ा जब हम इसने काम करना शुरू किया है तो 87% जो है वो एक्यूरेसी ले आया। अच्छा, ये जो मॉडल का आर्किटेक्चर हमने डिफ़ाइन किया है ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, इसमें सिर्फ 2 लेयर्स एक हिडन लेयर लगी हुई है, एक इनपुट है और एक आउटपुट लेयर है, यानी बहुत ही छोटा और सिंपल आर्किटेक्चर है। वही हमने इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ देखें 2 लेयर का। एक्यूरेसी कहाँ पे शो की हुई है सर? ये रही ना एक्यूरेसी, ये आ रही जो मैंने हाईलाइट की है। ये 87% है, 0.87 मीन 87 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 87 हो जाएगी ना, ठीक है। तो बड़ा सिंपल मॉडल था और मतलब ये न्यूरल नेटवर्क की पावर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना पावरफुल एल्गोरिदम है, ये कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है न्यूरल नेटवर्क की, कि बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम और जो है ना वो एक पहले ही बार डाटा को ट्रेवर्स करके जो है ना वो 87% एक्यूरेट जो है ना वो आपको रिजल्ट ला के दे रहा है। इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। तो जिसको हम जो है मज़ीद इपॉक्स चला के हम 99.77 तक ले गए। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि मुझे कितने इपॉक्स चला लेने चाहिए। देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा इपॉक्स चलाऊंगा तो एट सम इंस्टेंट आप देखेंगे कि कुछ इपॉक के बाद मेरा एक्यूरेसी लेवल बजाय बढ़ने के या तो सस्टेन हो गया, बिल्कुल आगे एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही, या तो बढ़ते बढ़ते एकदम एक्यूरेसी जो है वो गिरना शुरू हो गई। दिस इज़ द साइन कि मॉडल जो है वो ओवरफिट हो रहा है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम देख रहे हैं, अभी टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो डेफिनेशन है ओवरफिटिंग की वो तो है ही कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इफ़ यू सी कि ट्रेनिंग का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, बढ़ते 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 किसी पॉइंट पे अब दोबारा स्टार्ट डाउन होना शुरू हो गया है, नीचे आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर ओवरफिटिंग शुरू हो गई। आसान ज़बान में, देसी ज़बान में, देसी कॉन्सेप्ट में हम बात करें, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ से मॉडल जहाँ तक जो है ना जितनी उसको लर्निंग करनी थी डाटा में से जो कुछ लर्न करना था वो कर चुका है। अब आपने ज़्यादा इपॉक चलाए हैं तो इसका मतलब आप उसे ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं कि भाई और लर्न करो, यानी 5 इपॉक चलाने के बाद उसको पता चल गया कि आई हैव लर्न अ लॉट। अब इस डाटा के अंदर कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो मुझे अपने टारगेट के करीब ले जाए, लेकिन चूंकि मैंने 5 के बजाय 15 इपॉक चला दी तो इपॉक तो चलेंगे। अच्छा, इपॉक अब 6 इपॉक चलेंगे तो अब वो क्या करता है, उसकी एक्यूरेसी फॉल डाउन होना क्यों शुरू हो जाती है, अब वो ऐसे नॉन रेलिवेंट रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करना शुरू करता है जिसकी वजह से उसकी जो काम की रिप्रेजेंटेशन थी जो उसे लर्न की थी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और उसका जो है ना एक्यूरेसी का ग्राफ जो है वो गिरना शुरू है। ये बिल्कुल हमारी तरह ही बिहेवियर है ना कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ाई कर लूँ, उसके 2 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर मैंने पढ़ाई किया तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है यार अब कुछ भी नहीं पढ़ा। यानी एक आपका जो है ऑप्टिमल लेवल जो है वो आ जाता है। उसके बाद आप बजाय सीखने के आप जो है ना या तो टाइम गुजर रहा होता है फालतू का, या फिर आपने जो सीखा होता है वो भी आपको जो है ना दिमाग से निकल रहा होता है। तो इस तरह मॉडल का भी जो है ना वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग का एक ऑप्टिमल लेवल है। उसके बाद जो है ना आप अगर उसको फर्दर लर्निंग कराएंगे वो हमारी तरह थकता तो नहीं है, लेकिन होता ये है कि वो फिर गैर ज़रूरी चीज़ें सीख कर काम की चीज़ें जो है वो भूलना शुरू हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, या वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है, जनरल पावर को वो छोड़ देता है।
अब मैं दोबारा समझाता हूँ कि स्पेसिफिकेशन और जनरल पावर क्या है। देखें, आप सब लोग स्कूल कॉलेज पढ़ के आए ना, जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर लें, ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, एक तो बुक में क्वेश्चन मौजूद है, वो हमें सॉल्यूशन जो है उनका करा दिया, वो आपको सारे सॉल्यूशन आ गए, 100% आ गए। तो ये अब क्या हुआ, ये आप समझ लें कि वही वाले सवाल आपको आते हैं, तो आप जो है ना स्पेसिफिक हो गए, मेमोराइजेशन हो गई। लेकिन उस जैसा सवाल चेंज करके अगर दूसरा सवाल दे दिया जाए, वो आपको आता ही नहीं, जबकि वो है उसी टॉपिक का। तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक वो सवाल तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सवाल सॉल्व करने की टेक्निक है, जो फॉर्मूले सीखे हैं, जो लॉजिक्स सीखी हैं, वो जनरलाइज नहीं हुई कि आप उसे हर तरह के सवाल के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे यार, ठीक है, जो बुक का न्यूमेरिकल आ गया तो बल्ले 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 हो गई एग्जाम में, कोई और न्यूमेरिकल आ गया, अब सर कुछ आ रहे हैं यार उसमें क्या टेक्निक लगेगी। तो ये चीज़ होती है कि जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन। तो अगर आप ज़्यादा ईपॉक्स चला देंगे तो फिर क्या होगा, वो जनरलाइजेशन छोड़ के स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो लर्न करना शुरू कर देगा। इसकी अब मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, तो ये बात जो है ना बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगी कि भाई मैं एक इमेज मॉडल को दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा जो है ना मेल्स का और फीमेल्स का है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना सारी मेल्स की ऐसी तस्वीरें हैं जिसके अंदर वो सारे गंजे हैं या वो थोड़े बाल हैं उनके, और कोई मेल का जो है ना मेरे पास डाटा जो है वो है ही नहीं। ये देखना यार कौन है, फ़ोन कर रहा है, बोलो वो क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, तो वो वही डाटा जो है ना उन्हीं टाइप के मेल्स का डाटा जब आप उसे देते रहेंगे, तो वो क्या समझने लगेगा कि भाई ये तमाम लोग ही जो है ना गंजे होते हैं, ठीक है, तमाम लोग ही गंजे होते हैं। अब वो उसी फीचर को जो सब में नज़र आ रहा है, उसी फीचर को वो क्या बना लेगा, अपना मेन फीचर जो है ना वो बना लेगा, और उसी के ऊपर डिसीजन लेना शुरू कर देगा। जनरल और फीचर्स की स्टडी ही नहीं करेगा। उसको नज़र आया ये फीचर है, आपको जो है ना उसने मेल कर दिया, ये फीचर नहीं है तो आपको मेल जो है ना डिक्लेयर नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना वो ये मामला हो जाता है। फिर हम आगे अभी और चलेंगे तो हम डाटा की जो है ना बैलेंस डिवीज़न जो है ना वो ज़रूरी है कि अगर आपके पास क्लासेस जो हैं, वो जिस तरह हमारे वाले डेटा के केस में 10 क्लासेस हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। अगर आप जो है वो ज़ीरो का डाटा बहुत ज़्यादा दे दें, यानी 60,000 70,000 का डाटा है, आई गेस 7,000 तस्वीरें एक डिजिट की होंगी। बैलेंस डाटा ये है कि किसी डाटा की तरफ जो है ना रुझान उसका बायसनेस ना बढ़ जाए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडल को जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग को ख़राब करती हैं। अब इन दिस केस जो है 99.7 तक जा चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 के बजाय जो है ना मैं इसको 30 इपॉक्स चला देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखो, अब अगर मैं यहीं से 30 इपॉक्स चलाऊँगा, यहीं से 30 इपॉक्स चलाऊँगा, तो ये टोटल जो है 40 इपॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि 10 जो है वो क्या हुए हैं, पहले ही एग्जीक्यूट हुए हुए हैं। हाँ, अगर मैंने इसको दोबारा से ज़ीरो से रन करना है तो मुझे अपने जो मॉडल का ऑब्जेक्ट है उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इस सेल को रिक्रिएट किया, तो अब नेटवर्क का जो ये ऑब्जेक्ट मॉडल का बना है ये 0 मीटर हो गया, ये 0 मीटर ऑब्जेक्ट हो गया, पुरानी सारी लर्निंग जो है वो चली गई, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ इसको करते हुए, बाकी सेल रन करने तो नहीं, सिर्फ नेटवर्क और कंपाइल चला दें। डाटा तो पहले आपका रीशेप हुआ है और कैटेगरिकल में कन्वर्ट हुआ है। अब ये मैंने फिट जब चलाऊँगा तो ये फ्रॉम स्क्रैच जो है वो काउंट होगा, वरना वो अगर इस बात से मैं क्या बोला, हमने तो 5 चलाए, 2-3 बार चला दिया, ओवरफिट हो गया, वो 20 इपॉक्स चल गया भाई। शेप दोबारा से करनी पड़ेगी कुछ।
अनकम्फर्टेबल क्यों हो गया भाई? कहीं और ही फंस गया। ठीक है, दोबारा से डेटा लोड कर रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा ईपॉक चला के मैं जानबूझ के अपने मॉडल को ओवरफिट करना चाह रहा हूँ। मैं देखूँ कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जिसके ऊपर जो है एक्यूरेसी बढ़ने के बजाय रुक जाए या कम होना शुरू हो जाए। क्या कह दीजिए? सर जी 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 सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने इपॉक्स की एग्जांपल दी कि एक लेवल तक आके आपने पहले सिलेक्ट करने हैं। कोई आइडिया है कि जिस तरह आपने 10 इपॉक्स लिए हैं और 97 तक या 99 तक एक्यूरेसी इसकी आ गई है, तो हम इनिशियली एक तो कौन सा नंबर हो सकता है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक क्या ये किसी डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इमेजेस है, वीडियो का डाटा है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो सकता है? और इसमें कोई खास हमारा कोई है फार्मूला कि जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करें, या कोई ऑप्टिमल फिगर क्या होनी चाहिए हमारा ईपॉक्स फिट करने की? एक तो क्वेश्चन मेरा ये था। और दूसरा ये है कि ये जो हम रीशेप करते हैं डाटे को, इसके जी पीछे कोई थोड़ा सा आपने शायद लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा सा इसको बता दीजिए कि ये मैं इसकी एक्सप्लेन खास इसकी वजह करता मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखिए, 30 इपॉक चल गए, ये हमारे पास 99.999 पे जो है ना स्टक हुई। एक वक्त आया कि 100% भी हो गई, और उसके बाद दोबारा जो है वो 99 हो गई। शायद अगर 30-40 इपॉक्स चलाऊँ तो ये 99 से और कम होना शुरू हो जाए। अच्छा, इन आपका सवाल जो है कि भाई मुझे कितने इपॉक्स से शुरू करना चाहिए? देखें, अच्छा ये फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन अभी आप जब 5-6 मॉडल 10 मॉडल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेन कर लेंगे, तो डेटा और ईपॉक्स के दरमियान एक आपका रिलेशनशिप का जो इंट्यूशन है ना, एक्सपीरियंस है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आम ठीक है। तौर पे मैं ये करता हूँ कि भाई एटलीस्ट जो है ना 5 से 10 ईपॉक के दरमियान रखता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है डाटा हमारे पास जो है वो हज़ारों से निकल के लाख में चला गया है, तो फिर ज़्यादा ईपॉक चला देता हूँ। अच्छा, जब आप ईपॉक चला देंगे कोई ऐसा मैटर नहीं, आपने 5 ईपॉक चला दी, 5 ईपॉक चलाने के बाद आपको नज़र आया यार एक्यूरेसी तो जो है ना वो 85 तक ही आई है। अब अब मुझे ये देखना है कि मेरे मॉडल में और जान है। दो चीज़ें होती हैं, या मॉडल में जान हो या डाटा में इतनी और रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। तो मैं 5 से उसको 10 इपॉक पे ले आऊँगा। 10 इपॉक पे दोबारा चलाने के बाद मैंने चेक किया कि वो 85 से 90 चली गई, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जान अभी है। 10 इपॉक के बाद मैंने क्या कर लिया, उसको और बढ़ा के, मैंने कहा और बढ़ा के चेक करता हूँ। मैं उसको ले गया 15 इपॉक पे। 15 इपॉक पे जाने के बाद मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा जो है ना एक्यूरेसी का जो है वेरिएशन नहीं आ रहा है।
यानी बहुत पॉइंट्स के अंदर 0 के अंदर भी जो है ना थोड़ा बहुत वेरी। इसका मतलब ये है डिफरेंस कि नहीं अब बढ़ रहा पूरा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, अब उसकी जान निकाल ली, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया। अब आगे इपॉक चलाने का जो है ना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, सिर्फ कंप्यूटेशन रिसोर्स जो है ना उसको आप ज़ाया कर रहे हैं। तो इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होने लगेगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने डाटा आएगा, आप उसकी शेप चेक करेंगे, यार आई हैव सो मैनी कॉलम्स एंड दिस मच रिकॉर्ड रॉज है मेरे पास, तो इसके अंदर मैं ज़्यादा इपॉक चला सकता हूँ। इसके अंदर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स के कोई जो है ना फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लर्न करने के लिए आइटरेट भी ज़्यादा जो है वो करना पड़ेगा। तो डेटा के साथ भी इसका रिलेशनशिप है कि डेटा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए, तो उसको भी देखते हुए इपॉक सेट कर लेते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये इंट्यूशन आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अच्छा, तीसरी ठीक है चीज़ आपने की कि हमने ओवर जो डेटा की शेप जो है वो क्यों चेंज करी। देखें, शेप जब मैं मॉडल स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है यानी ANN यूज़ कर रहे हैं हम, नेटवर्क की अभी टाइप जो यूज़ कर रहे हैं वो ANN है। इसके बाद हम जो है वो CNN यूज़ करेंगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे। उसके बाद हम RNN यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जैन नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो हैं सारे न्यूरल नेटवर्क ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी टाइप्स आती जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब पहली दफ़ा टेक्नोलॉजी आती है तो टूल्स कम होते हैं, उन्हीं टूल्स की मदद से आप बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे काम कर रहे होते हैं। फिर नए टूल्स बनने लग जाते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, उनसे बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे टूल बन जाते हैं। जिस तरह अभी हम इमेज का डाटा सेट है वो ANN से या डेंस लेयर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त डेंस लेयर बनी होगी उससे ही काम किया होगा, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो इमेज के लिए कन्वोल्यूशनल या CNN नेटवर्क जो है ना पर्टिकुलरली बना लिया गया। तो यही डाटा हम जब CNN पढ़ेंगे, इसी डाटा को CNN से सॉल्व करेंगे। तो ANN जो है ना, अभी उसकी डिमांड क्या होती है कि उसके पास इनपुट जो है ना हमेशा किस फॉर्म में जाता है, वेक्टर की फॉर्म में जाता है, सीधा डाटा जाता है, यानी 2 डायमेंशनल इमेज नहीं जाएगी, ये नंबर्स भी 2 डायमेंशन में नहीं जाएंगे, नंबर्स भी जो है ना जी वो वन डी एरे हाँ जाएगा, ठीक है। 1D रह जाएगा, फ्लैट फॉर्म में जाएगा, फ्लैट करके। तो इस वजह से यहाँ इनपुट शेप में जो हमारी इमेज के पिक्सल थे, नंबर ऑफ पिक्सल मैंने बताया था 28x28, टोटल जो है ना उस स्क्वायर इमेज के अंदर 784 पिक्सल थे। ज़ाहिर है उसको सीधा करेंगे तब भी 784 ही रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनपुट शेप जो डिफाइन की गई वो थी 784 का वेक्टर। ठीक है, एक तो ये बात हुई। तो अब एक वेक्टर, तो हमारे पास इमेजेस हैं 60,000 इमेजेस, so we will have 60,000 vectors and every vector will have 784 elements in it। तो यहाँ पर ये काम किया गया कि भी ट्रेन इमेजेस का जो डाटा था 60,000 28 ठीक है, उसको क्या किया गया अभी, इस डाटा को, ये पहले हमारे पास 3 डायमेंशन था, इसको कन्वर्ट कर लिया गया कि भाई 60,000 784 के हर एक इमेज एक वेक्टर बन जाए और एक 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ ड्रॉ करके कि ये कैसा हुआ था। ये हमारे पास कुछ सीन ये था कि जब 3D थी तो ये 2D की एक इमेज है, और अगर मैं इसके अलावा भी एक और इमेज इसके साथ लगा लूँ तो ये हमारे पास जो है वो 3D बन गया। अभी इसकी शेप अगर मैं लिखने जाऊं तो आई विल राइट, इसको मैं कहूँगा कि आई हैव 2 इमेजेस एंड एवरी इमेज हैज़ 28x28 पिक्सल। ये इस वक्त जो तस्वीर मैंने बनाई वो ये कि 2 इमेजेस हैं, इन्हें डेप्थ उनकी 2 है या हाइट उसकी 2 है, और एवरी सिंगल इमेज जो है वो 28x28 है। इस तरह हमारा जो डाटा है वो 60,000 का है, 60,000 का। अच्छा, अब जब इसे फ्लैट करेंगे तो फ्लैट करते हुए क्या होगा कि हमें एक इमेज लूँगा, पहले एक इमेज उठाई, इस 60,000 में से एक इमेज उठाई, अभी इसके अंदर हमारे पास 28 कॉलम्स
दूसरी रो 28 कॉलम, तीसरी रो 28 कॉलम, एंड सो ऑन। ये 28 रॉज हो गई, यानी 28 कॉलम्स होगा, 28 रॉज हो गई। हम ये जो हमने कमांड चलाई है, हमने ये जो कमांड चलाई है कि भाई रीशेप कर दो इसको, किस शेप में, 60,000 784 में रीशेप कर दो, ये कमांड में चलाई। तो ये कमांड किस तरह काम कर रही होगी बैकएंड पे वो बता रहा हूँ। इसने क्या किया होगा, इसने पहली एक इमेज अभी सिलेक्ट हुई है 60,000 में से, पहली इमेज में से एक इमेज, पहली रॉ उठाई, इसमें 28 एलिमेंट आ गए। दूसरी रॉ उठाई, इसके अंदर 28 एलिमेंट आ गए। इस तरह 28वीं रॉ उठाई और सारी बारी बारी उठाते उठाते 28 रॉ उठाई और 28 एलिमेंट जो है वो उसके अंदर लग गए। तो ये टोटल एक लाइन में अब 28 बाई 28 784 एलिमेंट जो है वो सीधे हो गए, यानी उस 60,000 में से पहली इमेज सीधी हो गई और एक वेक्टर बन गई, एंड दैट इज 784 का वेक्टर। अब इसी तरह उसने दूसरी इमेज उठाई और उसके सारे पिक्सल को लेके जो है ना फ्लैट कर दिया। तीसरी इमेज उठाई, फ्लैट कर दिया। चौथी इमेज उठाई, फ्लैट कर दिया। एंड करते 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 सारी 60,000 इमेजेस जो हैं वो फ्लैट हो गई। अब हमारे पास शेप क्या बन गई, वहाँ पर ये बन गई 60,000 रॉस और हर रॉ में 784 कॉलम्स। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो, ये क्लियर हो गई बहुत बात? अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। ओके ओके। तो ये वाला काम जो हुआ है ना वो बेसिकली उसने इस तरह किया है। अच्छा जी, इस स्टेप को हम फ्लैट का नाम दे रहे हैं सर। इस स्टेप को फ्लैट बोल रहे हैं हम, फ्लैट जो आप कहते हैं फ्लैट कर रहे हाँ हैं। फ्लैट कह सकते हैं। तीन मेथड होते हैं, फ्लैट का मेथड है, रावेल का मेथड है और रीशेप का मेथड है। ठीक है, तो ये फ्लैट व्लैट जो है ये इन मेमोरी नहीं करते, यानी ओरिजिनल डाटा को चेंज नहीं करते। रीशेप से जो है फ्लैट एंड ओरिजिनल डाटा वो कर देता है, रीशेप वगैरह को जो है रीसेव करना पड़ता है दोबारा के अंदर ताकि मेमोरी में चेंज हो जाए। वो अगर आप जाके उन सही, मेथड को एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा नमपाई ठीक है के अंदर। सर अच्छा जी, इपॉक्स जी के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी जी। जब हम किसी भी नेटवर्क्स को या लेट सपोज हम सेंसर नेटवर्क्स को हम जब सिम्युलेट करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि एक पर्टिकुलर सिमुलेशन हम कितने टाइम रन करें। तो ये ठीक है, समथिंग लाइक सिमिलर टाइप उस हिसाब से उसको देखा जाए कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सिमुलेशन रन करते तो हमें पता चल जाता है कि ये अब हमारा एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल है कि अब सिमुलेशन अब यहाँ पे रुक जानी चाहिए और अभी जो भी रिजल्ट्स आए फिर हम उसको फॉलो अप करते हैं। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखें, अभी मैंने एक बात की थी भाई ईपॉक्स चला दिए, अब ईपॉक्स तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, चाहे आपका एक्यूरेसी लेवल आए या ना आए या आके गुजर भी जाए। सवाल यहाँ पे ये बनता है, आपकी बात से सवाल बना रहा हूँ, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई मैंने 15 ईपॉक चला दिए लेकिन 8वें ईपॉक के ऊपर वो एक्यूरेसी लेवल आ गया है जो मुझे चाहिए था, और ईपॉक तो चले जा रहे हैं, मैं रोक नहीं सकता। तो अब दो कंडीशन होती है प्रोग्राम को स्टॉप करने की, या तो नंबर ऑफ ईपॉक्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपका मॉडल जो है वो ट्रेनिंग रोक देगा, या फिर आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी आ जाए तो आप चाह रहे हैं कि इस लेवल पे क्या कर दिया जाए, जो ट्रेनिंग है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, इसको कहते हैं कॉल बैक। वैसे तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं 7वें 8वें चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं इसको शुरू में ही करा देता हूँ कि आप वहाँ पर कॉल बैक डिफ़ाइन कर देते हैं और बता देते हैं कि मॉडल, भाई मॉडल तो मैं अगर 80 जो भी चीज़ पहले हो जाए तो मॉडल रुक जाएगा, यानी ईपॉक्स पहले ख़त्म हो गए तो मॉडल रुक जाएगा, वो तो डेफिनेट बात है। लेकिन अगर ईपॉक्स ख़त्म नहीं हुए और एक्यूरेसी लेवल मैंने डिफाइन किया था 94 मुझे चाहिए, 94 पहले आ गया, ईपॉक्स बाकी हैं, तो 94 देख के भी वो ट्रेनिंग को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ वो जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं, यहाँ पर वो एक्यूरेसी के साथ जुड़ी हुई है कि मेरे दिमाग में ये है या मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ उनकी रिक्वायरमेंट ये कह रहा है एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी तो मुझे हर हाल में चाहिए।
तो आपने 90 का बेंचमार्क वहाँ पर कॉल बैक के अंदर सेट कर दिया, उसके बाद जो है ना वो आपने उसको वो ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये सीन हो गया। इसके बाद अब ट्रेनिंग में तो आ गई, लेकिन मैंने कहा ना ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज़ नॉट रिलायबल, क्योंकि वो वही एक ही पेपर है जो बार बार उसे दिखाए जा रहे हैं, वही एक ही डाटा है जो बार बार दिखाए जा रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहा है मज़े से। असल तो मामला क्या है कि भाई ये मैं क्या करूं, जो मेरे पास टेस्ट डेटा है, यानी वो डेटा जो उसने देखा ही नहीं है अभी तक, बेटा ज़रा ये वाले जवाब सही दोगे तब बात मानी जाएगी, हाँ भाई तुमने जो है ना कुछ लर्निंग की है। तो टेस्ट डेटा में हमारे पास जो है वो 10,000 इमेजेस हैं, और 10,000 इमेजेस के साथ साथ लेबल हम दे रहे हैं। ये अब नेटवर्क जो है ना इवेल्युएट का फंक्शन चल रहा है, फिट का मेथड है, इवेल्युएट का फंक्शन है, टेस्ट डेटा पे इवेल्युएट हो जाएगा। इवेल्युएट होने के बाद मॉडल को सेव कर लेंगे, अगर हम सेटिस्फाई हैं उसकी परफॉर्मेंस से सेव कर लेंगे। और आइंदा उस मॉडल से अगर मैं कोई पिक्चर दे के, इंडिविजुअल पिक्चर दे के प्रिडिक्ट कराना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं प्रिडिक्ट का मेथड जो है वो चलाता रहूँगा। ये इसने फटाफट चला दी। 98.3 जो है वो टेस्टिंग एक्यूरेसी होगी। तो देयर इज़ 1% ओवर फिटिंग, यानी 99.99 है वो भी ओवर फिट हमने वहाँ पर करा दिया था। अच्छा, ये मॉडल बड़ा ही प्यारा और बहुत ही मोहब्बत के साथ बिहेव कर रहा है। उसके रीज़न ये है कि इसको जो डाटा फीड किया जा रहा है ना वो बड़ा हाई क्वालिटी का, बड़ा क्लीन्ड और बहुत ही ज़बरदस्त मैनेज डाटा है। ठीक है, हर चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी हुई है, बना बनाया था ना। लेकिन हमारे पास जब रियल वर्ल्ड में हम डाटा आएगा तो हम इतना अच्छा डाटा क्लीन नहीं कर पाएंगे, इतनी अच्छी जो है ना उसको स्ट्रक्चर्ड में नहीं ला पाएंगे, तो कुछ ना कुछ डाटा की गलतियां भी होंगी और सारी चीज़ें होंगी। तो ये इतना अच्छा बिहेव करने की वजह क्या है कि ये अभी 30 ईपॉक चला है ना, मैं इसको दोबारा करता हूँ, 5 ईपॉक के बाद भी इतना अच्छा बिहेव कर रहा है इतने छोटे मॉडल पे। तो इसका रीज़न एक तो न्यूरल नेटवर्क का पावरफुल होना है, साथ साथ जो है वो जो इसको फीड किया जा रहा है वो भी हाई क्वालिटी की चीज़ है। ठीक है ना। अच्छा, ईपॉक्स लिखे ही नहीं मैंने। जो इससे फीड किया जा रहा है डाटा, वो डाटा भी जो है ना बड़ा हाई क्वालिटी है। अच्छा भाई, मैंने स्क्रैच से 5 ईपॉक चला दी। देखिए तो 5 ईपॉक के बाद भी 98.92 जो है ना वो एक्यूरेसी लेवल आ रहा है। दैट्स एक्सीलेंट। ये आ गया 98.8, तकरीबन ना होने के बराबर जो है ओवर फिटिंग जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं इसमें नुकसान क्या है, यानी जब मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव क्यों किया जाता है भाई, ये एक इमेज का डाटा प्रोसेस कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मुझे 2 लाइनें लिखने के बाद 98% सही गैस करके दे रहा है, तो फिर भी टेक्नोलॉजी को क्यों इम्प्रूव किया गया? उसका जवाब यहाँ पर है। तो ये नेटवर्क को जो है ना आप सेव कर लें, नेटवर्क डॉट सेव, ये H5 फाइल में आपके पास सेव हो जाएगा। इस फाइल को रखेंगे, फिर नेटवर्क डॉट लोड करेंगे, यही फाइल देंगे तो नेटवर्क लोड हो जाएगा। कोडिंग नहीं आ रही होगी, अभी दिखाता हूँ मैं लोड शोड करके। नेटवर्क की समरी, नेटवर्क की समरी मैंने चलाई, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर लास्ट टाइम सिखाया था कि जब हम मॉडल जो है बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो है पैरामीटर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 2 लेयर्स हमारे पर बनती हैं, तो अगर इसके अंदर 10 न्यूरॉन्स हैं तो ये 10 के 10 जो है ना वो आगे कनेक्टेड होंगे हर लेयर से। तो हर लेयर के ऊपर एक W जो है वो क्या हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है।
सारे W जो जमा होते हैं तो आखिर में एक बायस जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये कितने W और B जमा हो गए, 4,07,000 जो है ना वो जमा हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पैरामीटर है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो पहली लेयर में इनपुट लेयर से पहली लेयर में इतने, फिर वहाँ से 10 वाली लेयर में जब गया है तो 5130 और टोटल इतने पैरामीटर जनरेट हुए हैं। तो जब इसको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करेंगे इसी प्रॉब्लम को, तो वहाँ पर ये पैरामीटर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, यानी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा लग रही है वो सारी चीज़ें। तो कन्वोल्यूशन जो है वो इसको ज़्यादा एफिशिएंटली डील करेगा और कम से कम जो है ना वो पैरामीटर भी जो है ना इस्तेमाल होंगे। अच्छा सर इसका यहाँ तक मतलब ये है कि जी, ऑप्टिमाइजर जो है ना वो इतने टाइम कॉल हुआ है, ऑप्टिमाइज़र, इतने टाइम कॉल हुआ है। हाँ यूँ कह लें। नहीं, ऑप्टिमाइज़र इतने टाइम कॉल नहीं, ऑप्टिमाइज़र तो जितने ईपॉक चले हैं ना उतनी दफ़ा उसने अपना काम किया होगा, कि पहली दफ़ा ईपॉक चलने के बाद उसने एडजस्ट किए होंगे, फिर दोबारा ईपॉक चलने के बाद एक्यूरेसी सही हो रही तो उसने एडजस्टमेंट करी होगी। ये यूँ समझ लें कि ये इतनी वैल्यूज़ जो है ना, इतनी हर लेयर के ऊपर इतनी वैल्यूज़, इतनी रिप्रेजेंटेशंस के साथ मल्टीप्लाई करके वो सारी चीज़ें करके, हाँ ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज़र का काम जो है ना वो कितना कितना एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल भी शायद छोटा वर्ड हो यार, कि मतलब 4,07,050 पैरामीटर हैं एंड यू कैन सी कि भाई एक W को अगर हम ज़रा सा जो है ना वो छेड़ेंगे तो स्ट्रिंग की तरह जो है ना, रस्सी की तरह सारे मामला जो है ना 4,07,000 के डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। उन सारे मामलात में वो बैलेंस कैसे कर रहा है, ये जादू है बिल्कुल, लेकिन बहरहाल कर रहा है। अच्छा यहाँ तक अगर ये हमने पहली एग्जाम्पल करी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब पूरा चैप्टर आगे जो है और इसका अगला जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ क्लियर कर लिए। सर ये तो आउटपुट शेप में, सॉरी जी सर ये समझ में नहीं आया कि ये नेटवर्क डॉट सेव है और एच एफ फॉर्मेट में हमने किया है, तो अदर देन एच एफ फॉर्मेट से भी हम सेव कर सकते हैं नेटवर्क को? हाँ सेव कर सकते हैं इसको, जेसन फॉर्मेट में कर सकते हैं, और भी इसके 2-3 फॉर्मेट हैं, मुझे भी फौरी तौर पे मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, बट इफ़ यू विल गूगल तो आपको नाम बहुत सारे मिल जाएंगे। जेसन में तो मुझे याद है कि मॉडल सेव हो जाता है, ठीक है। सर तो एच एफ में करने का क्या लॉजिक होता है? H5 है। जी सर एच फाइव। अच्छा लॉजिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि यार ये इसके एक्सटेंशन है, इसमें सेव कर लेते हैं, देख पढ़ लूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँगा कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि भाई H5 में सेव करें तो क्या फ़ायदा है, जैसन में तो ज़ाहिर है वो सर्वर वगैरह पे डालने के लिए उस तरह फॉर्मेट में जो है शायद मुझे समझ में आ रहा है कि कर रहे होंगे, लेकिन H5 में जो है ना वो क्या एडवांटेज हैं और क्या नहीं है ये मुझे अभी तो मालूम नहीं है, मैंने कभी इस पर गौर भी नहीं किया। खैर देखूँगा, अब सवाल आ गया है तो पढ़ लूँगा। सर इसका मतलब है जब कभी हमें ये नेटवर्क हमें कहीं यूज़ करना हो तो हम इसको digits डॉट एच फाइल की तरह कॉल करेंगे तो ये हाँ पूरा नेटवर्क कॉल हो अब जाएगा। ये जो digits.h5 फाइल है ना, ये मेरे पास जो है वो मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर मुझे सेव होके मिल गई, ठीक है। अब मैंने ये नेटवर्क ट्रेन कर लिया, मैंने ट्रेन तो कर लिया, मैंने आपको दे दिया। जब कभी मैं आपको नेटवर्क दूंगा तो आप मेरे नेटवर्क की समरी देख सकेंगे। क्या देख सकेंगे? मेरे नेटवर्क की ये समरी देख समरी। सकेंगे, नेटवर्क डॉट समरी करके, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप मेरे नेटवर्क को ये नहीं देख सकेंगे कि मैंने कितनी लेयर्स लगाई हैं, उसमें कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन लगाए हैं, इनपुट शेप क्या था, ठीक है, कितनी नोड्स हैं। कभी यही लेयर नहीं होती, इनमें दरमियान में ही बहुत सारी जो है ना लेयर्स इम्प्लीमेंट होती हैं, आगे चल के आपको पता चलेंगी, वो सब आपको नहीं पता चलेगा। आपके पास एक नेटवर्क होगा, उस समरी होगी कहाँ इतने पैरामीटर हैं, उस सारी जब आप लोड करेंगे आपको काम पूरा करके देगा, लेकिन कोडिंग नज़र नहीं आएगी। जैसे हमारे पास एक्जी फाइल होती है ना विंडोज़ में, कि भाई ठीक है इंस्टॉल कर लो, चला लो, सॉफ्टवेयर चला लो, लेकिन वो कोडिंग आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो नेटवर्क डॉट समरी जो है वो आपको नज़र आएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये तरह डेंस लेयर है, ये है, ये है, लेकिन अब
कौन सा एक्टिवेशन था, कौन सा लॉस फंक्शन था, नथिंग। सर ये आउटपुट शेप में जो नन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नन एंड 5 नन जो, अच्छा देखिए हमारे पास जो डेंस लेयर थी हमने उसको लगाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 512 का हमारे पास जो है ना वो अगली लेयर थी, ठीक है। 512 हमारे पास अगली लेयर के अंदर नोड्स थी। उन नोड से पहली लेयर में हमारे पास 784 थे, दूसरी लेयर में हमारे पास जो है ना वो 512 की हमारे पास नोड्स थी। जब हमने 512 को मल्टीप्लाई किया 784 से तो हमारे पास एक नंबर आया, और 512 नोड जो हैं हर नोड के ऊपर एक 22 की वैल्यू भी जनरेट हुई। तो उस नंबर में हमने 512 ऐड किया तो हमारा ये नंबर आ गया। अच्छा अब बात हो रही है शेप की। शेप में क्या है, देखिए जब हमारे पास जिस तरह हमारा वेक्टर होता है ना, वेक्टर की शेप हमने कहा 12 कॉमा है, 13 कॉमा है, ठीक है। इस कॉमे के बाद जो है ना आगे वो वेक्टर तो आ रहा है, अब कितने वेक्टर आएंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो नहीं होते। इस तरह हमारे पास हमारे इस केस के अंदर हमने 60,000 वेक्टर जो है ना वो अपने डेटा को जो है वो भेजें। तो यहाँ जो इसकी ये वाली शेप है, ठीक है, जो रॉ वाली शेप है वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है हमारे पास कि हमारे पास 512 नोड्स हैं। इस तरह दूसरे के अंदर रो वाली शेप नहीं, सिर्फ हमारे पास जो है ना 10 जो है वो क्या है उसकी नोड्स हैं। और सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है। Yes. सर कुछ डेटा जो होते हैं वो हम डाउनलोड करते हैं और फिर हम उसको कोलैब से कनेक्ट करते हैं, और कुछ इनबिल्ट डेटा सेट्स होते हैं। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि इनबिल्ट कौन से वाले होते हैं और डाउनलोडेड हमने कौन से करने होते हैं। उसके अंदर ये है, जैसे आप ये तो आप एक्सप्लोर करेंगे केरस डेटा सेट, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि केरस ने प्रैक्टिस के लिए कौन से डेटा सेट बिल्ट इन अपने साथ एम्बेड किए हुए, ठीक है। वो लिस्ट मिल जाएगी, एमनिस्ट का है, फैशन एमनिस्ट का है, और भी 2-3 जो है ना कुछ जो है डेटा सेट आगे 4-5 एग्जाम्पल इसी बुक के अंदर आ रही हैं। वो भी डेटा सेट हमें डाउनलोड नहीं करने पड़ता, सब उसके पैक आए। तो जो बाकी उनके अलावा डेटा सेट हैं वो तो बिल्ट इन नहीं है, वो आपको डाउनलोड भी करने पड़ेंगे, क्लीन भी करने पड़ेंगे, उनको सेट भी करना पड़ेगा। तो वो लिस्ट मिल जाती है कैरस की कौन कौन से डेटा सेट हैं। 6-7 डेटा सेट तो हम इसी बुक में कवर कर लेंगे कैरस के, जो हमें डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक बात हो गई। अब देखते हैं अपनी बुक की तरफ। सर एक लास्ट बात थी जो जी आपसे जी जी पूछनी थी। अगर जब मैं आपसे कहूँगा कि आपका मॉडल आप मुझे दें या जी, आपकी आवाज़ नहीं है मुझे। अब मॉडल मुझे दें, उसके बाद क्या कहा है? जब आपसे मैं पूछूं आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया था और आपकी उसकी क्या एफिशिएंसी थी, तो आप अपने मॉडल की समरी देंगे जिसमें से सारी आपने लेयर्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप साथ में ये मॉडल का नाम वगैरह दे देंगे आपने ये मॉडल बनाया था। हाँ, मैं आपको अगर मैं आपके मॉडल पर टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ तो फिर तो मैं आपसे पूरी फाइल लूँगा मॉडल की, जो H5 फाइल है ठीक वो है। आप मुझे भेज देंगे। बाकी मैं समरी निकाल के चेक कर लूँगा भाई कितने पैरामीटर हैं क्या हैं, ठीक है। और और ये चीज़ इसी मॉडल को मैं अगर एडिट करना चाहूँ, मैं कुछ नंबर ऑफ लेयर नहीं, चेंज आप करूँ? नहीं कर सकेंगे अच्छा, नहीं कर क्योंकि सकते। आपके पास तो कोडिंग आ ही नहीं रही ना। जी जी जी। आप नहीं कर सकेंगे, आपके पास सिर्फ समरी आएगी। ठीक है। और सर अगर इसी मॉडल में मैं अगर वैसे अपना जैसे आपने बनाया मैं अपने तरीके से बनाना चाहूँ, और लेयर्स और ये जो चीज़ें अगर मैं चेंज करूँ, तो हो सकता है उसकी जो इफिशियंसी पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना? हाँ, ये हो सकता है कि आप मुझसे रिक्वेस्ट करें कि भाई जैसे बहुत सारे मॉडल हैं हम यूज़ करेंगे आगे, रेस्टनेस मॉडल है, मोबाइल नेट है, और ये जो लोगों ने बनाए हुए हैं और जो बहुत अच्छा फील्ड के अंदर जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो वो हम बिल्ट इन मॉडल जो है ना इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अभी मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ रिसर्च वर्क करूँ यार, उसके अंदर मैं खुद अपनी मॉडिफिकेशन करूँ, सारी चीज़ें करूँ, ठीक है। तो वो फिर हम उसकी जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे
वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने लिखा होगा कि हर लेयर की क्या 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 मामला जो है ना वो हर लेयर के अंदर हैं। तो इससे जो है वो समझ में आ जाएगा उसको, फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं रीडिफाइन। ठीक है वैसे सर, ठीक। इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप गूगल करेंगे कि यार मुझे रेस्ट नेट की कोडिंग चाहिए, क्योंकि रेस्ट नेट का नाम इसलिए रहा हूँ कि वो कॉमन मॉडल है ना। आप बोलेंगे यार सर नासिर ने मॉडल में उसकी कोडिंग बना दो, तो वो तो गूगल पे नहीं मिलेगी ना आपको। जी जी लेकिन जो कॉमन है वो मशहूर मॉडल्स हैं, उनकी आपको लेयर का स्ट्रक्चर और पूरी कोडिंग भी चाहिए तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगी। ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये हमने पहली एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह की। आगे जो काम है ना वो सारा का सारा जो है वो नमपाई के हवाले से है। जो नमपाई का हम पूरा एक सेक्शन जो है वो कवर कर चुके हैं, और फिर भी मैं यहाँ पर जो है उसको जल्दी जल्दी कराता हूँ। डाटा रिप्रेजेंटेशंस फॉर न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है ना वो टेंसर्स की शक्ल में है। अच्छा, डाटा रिप्रेजेंटेशन करें इसका मतलब एनी टाइप ऑफ डाटा, चाहे वो डाटा न्यूमेरिकल डाटा हो, टेबुलर डाटा हो, नॉन टेबुलर डाटा हो, ठीक है, और चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे वो इमेजेस की शक्ल में हो, पीडीएफ की शक्ल में हो। इवेंचुअली उसे घूम घुमा के आपने जो है मॉडल के सामने जब आएगा वो डाटा, मॉडल मुंह खोला खड़ा होगा, डाटा अंदर जाने के लिए तैयार होगा, तो वो डाटा टेंसर की शक्ल में होगा और न्यूमेरिक डाटा होगा। जिस तरह यहाँ पर जो है वो इमेज अभी यूज़ करी, लेकिन हमने देखा कि इमेज, सारी इमेज जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। तो टेंसर क्या है, ठीक है। We started from data stored in multi-dimensional NumPy array called tensor. In general, all current machine learning systems use tensors as their basic data structure. Tensors are fundamental to the field, so fundamental that Google's TensorFlow was named after them. So what is a tensor? At its core, a tensor is a container of data. Data container है, almost always numerical data. Almost and always numerical data. So it's a container of numbers. ये तो बात डन हो गई कि नंबर का ही कंटेनर होगा। So you may be familiar with the matrices which are 2D tensors. Tensors are generalization of matrix to an arbitrary number of dimension. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, टेंसर जो है वो क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की जनरलाइजेशन है। मैट्रिक्स हमने जो क्लासों में पढ़ी है अपनी, वो 1D 2D मैट्रिक्स पढ़ी है रॉ एंड कॉलम में, लेकिन टेंसर जो है वो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ डायमेंशंस का टेंसर हो सकता है, ठीक है। 3D टेंसर, 4D टेंसर, 5D टेंसर, 6D टेंसर, 10D टेंसर, n डायमेंशनल टेंसर, 1000 डायमेंशनल टेंसर भी हो सकता है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि भाई 2D 3D तो समझ में आता है यार, क्यूबिकल हो गया, 4D कैसा होगा, 5D कैसा होगा, ये एक अलग कहानी है। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि भाई n डायमेंशनल टेंसर कैसे होंगे, इतनी डायमेंशन कहाँ से आ गई। तो सबसे पहले हमारी जो है स्केलर कोई नंबर है, तो वो नंबर जो है स्केलर नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको 0D टेंसर भी कहा जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक नंपाई एरे बनाई 12 की हमने, कोड इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, और उसकी एरे में डायमेंशन चेक की तो 0 डायमेंशन आ रहा है। और वेक्टर्स में जो 1D वेक्टर, क्योंकि 1 डायमेंशन होता है तो इसलिए वो 1D टेंसर जो है वो कहलाता है। यहाँ वही वाली बात आ गई जो हमने पिछली क्लास में कही थी कि वेक्टर की जितनी एंट्रीज होंगी, वेक्टर हैज़ 5 एंट्रीज, सो इट्स कॉल्ड 5 डायमेंशनल वेक्टर। यानी वेक्टर की जो शेप आती है 5 कॉमा आती है, तो मैंने कहा था 5 डायमेंशनल वेक्टर है। या 1 नोट इनकोड कर रहे हैं हम, 10 क्लास हैं तो 10 डायमेंशनल वेक्टर बन रहा था उसका। डोंट कंफ्यूज अ 5D वेक्टर विद अ 5D टेंसर। 5D वेक्टर, 5D टेंसर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डायमेंशन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, जितनी डायमेंशन जो एक्सेस होंगे उतनी डायमेंशन होंगी। अब 5D वेक्टर हैज़ ओनली 1 एक्सेस। 5D वेक्टर के एक ही एक्सेस होगा, लेकिन मैंने कहा ना देयर आर 2 यूनिट्स उसको रीड करने के लिए। अगर वेक्टर की टर्म में यूज़ करूँगा तो 5 डायमेंशनल वेक्टर जितने एलिमेंट्स होंगे, टेंसर की टर्म में उसको जो है वो 1 कहूँगा। एंड एज 5 डायमेंशन अलॉन्ग इट्स एक्सिस वेयर 5D टेंसर एट 5 एक्सेस। 5D टेंसर जो है उसके 5 एक्सेस होंगे, ठीक है।
वो तो बाकायदा एक्सिस होंगे। तो डायमेंशनलिटी कैन डिनोट ईदर द नंबर ऑफ एंट्रीज अलोंग अ स्पेसिफिक एक्सिस। डायमेंशनलिटी जो है वो नंबर ऑफ एंट्रीज बता सकती है एक एक्सिस के ऊपर, जिस तरह वेक्टर में नंबर ऑफ एंट्रीज हैं कितनी है वो भी उसकी डायमेंशन है। अब अगर 3 एक्सिस है मेरे पास एक्स वाई और जी, एक मैं इधर बना के दिखा दूँ उसको कि अगर हमारे पास जो है वो 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जी, और यहाँ पर इस इधर 3 एंट्रीज हैं, इधर 4 एंट्रीज हैं, इधर 5 एंट्रीज हैं, ओवरऑल तो ये 3D टेंसर है। बट दिस 3D टेंसर हैज 3 वेक्टर्स and this vector has 3 dimension, this vector has 5 dimensions क्योंकि इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, this vector has 4 dimension। तो वेक्टर की जितनी एंट्रीज होंगी वो वेक्टर की डायमेंशन कराएंगी, और टेंसर की जो डायमेंशन है वो बेसिकली एक्सेस हैं जो टेंसर की डायमेंशन है। ये इतनी बात है जो याद रखनी। तो मैट्रिक्स 2D टेंसर, 2D टेंसर क्या है, ज़ाहिर मैट्रिक्स से रो एंड कॉलम की फॉर्म में डाटा है हमारे पास, ये 2 डायमेंशन डाटा है। 3 डायमेंशन जो है वो हमारे पास, अभी हमने इमेज को देखा कि एक मैट्रिक्स है, उसके पीछे दूसरी मैट्रिक्स है, उसके पीछे तीसरी मैट्रिक्स खड़ी है, इस तरह ये 3 डायमेंशन जो है इस तरह ये आमतौर पे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स भी जो है ना ये नज़र आ रहे हैं मुझे, ये भी बता रहे होते हैं कितने डायमेंशन है। 3 स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं लास्ट में और स्टार्ट में, इट शोज़ द नंबर ऑफ डायमेंशन कि उसके एक्सेस कितने हैं। अच्छा जी, तो की एट्रीब्यूट्स ऑफ टेंसर क्या है, टेंसर किन चीज़ों से मिल के जो है ना वो टेंसर बनता है। एक तो नंबर ऑफ एक्सिस यानी उसके रैंक, फिर टेंसर की एक एट्रीब्यूट उसकी शेप होगी, ठीक है, टेंसर की डेटा टाइप होगी कोई। ये 3 चीज़ें हैं जो की एट्रीब्यूट है, एक्सिस कितने हैं, उसकी शेप क्या है और उसकी डेटा टाइप क्या है। इन तीनों चीज़ों से मिल के जो है वो एक टेंसर जो है फॉर्म हो जाता है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। यहाँ पर वो पुराने डेटा सेट की एग्जांपल दे दी उन्होंने कि आप शेप निकाल लें उसकी और इमेज निकाल लें, ये निकाल लें। अच्छा, रीबिल्ड कैसे करेंगे वो नंबर ऑफ इमेज से, ट्रेन इमेजेस ले लिए, इमेज नंबर 4 उठाई हमने अपने डाटा में से, ये इस वक्त टेंसर की शक्ल में आ रही होगी, इन डिजिट्स की शक्ल में आ रही होगी। हमने मैटप्लॉटलिब जो है पाइथन की लाइब्रेरी इस्तेमाल की और उसको बोला भाई इस डिजिट को वापस जो है वो किस में शो करो, इमेज की शक्ल में। आई एम इमेज शो डिजिट, वो वाला हमारा टेंसर है, और उसको मैं कह दिया सी मैप प्लॉट डॉट सी एम बाइनरी में फील्ड शो किया, वो इमेज जो नंबर की शक्ल में आ रही थी वो हमारे पास डिजिट की शक्ल में हमें नज़र आ जाएगी, टेंसर की शक्ल में से निकल के डिजिट में आ जाएगी। टेंसर को मैनिपुलेट करना, स्लाइसिंग करना और ये सारी चीज़ें नंपाई में हमने की हुई हैं, इसको आप लोग गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। नोशन ऑफ डाटा बेसिस का जो आइडिया है वो क्या है, जो फर्स्ट एक्सेस होता है यानी एक्सेस 0, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0 इन ऑल डाटा टेंसर्स यू विल कम अक्रॉस इन डीप लर्निंग विल बी सैम्पल एक्सेस। अच्छा, इसको समझ लें कि एक्सेस 0 क्या चीज़ होती है और सैम्पल एक्सेस क्या चीज़ होती है। जब हम मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है, एक्सेस 0 जो है वो एक्स एक्सेस होता है हमारे पास, ठीक है, एक्सेस 0। जितनी भी रॉस हैं जो हमारे पास यूं करके, सॉरी, ये डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है ये हमारे पास एक्सिस 0 है, ठीक है, और ये वर्टिकल जो डायमेंशन है हमारे पास ये एक्सिस 1 है। अच्छा, ये आसान सी बात लग रही। अब उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, जो डिफरेंट बात है वो क्या है, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 ऑल द डेटा टेंसर यू विल कम अक्रॉस इन डीप लर्निंग विल बी सैम्पल एक्सेस सम टाइम कॉल्ड सैम्पल डायमेंशन। तो ये
सैंपल डायमेंशन भी है, जो जितने भी सैंपल हमारे डाटा के पास होते हैं वो इसी डायमेंशन में पास होते हैं, यानी डाटा निकल के यूं ही जाता है हॉरिजॉन्टल, जिस तरह अभी हमने भेजा है पिछले वाले केस के अंदर, फ्लैट करके एक एक इमेज भेजी। तो इसीलिए इस एक्सिस 0 को सैंपल एक्सिस भी कहते हैं। सैंपल हमारे जो है ना वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं, यानी सारे कॉलम्स, एक रॉ के सारे कॉलम्स जाते हैं, सारे फीचर्स जाते हैं कॉलम का या फीचर्स का, तो इसलिए इसको सैंपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा जो है ना वो बताया मैं कि कौन सा डाटा जो है वो कितनी डायमेंशन का होता है। ठीक है, अच्छा, अगर पूरी बैच में डाटा जा रहा है तो बैच डायमेंशन कहलाएगी। सैंपल एक रॉ जा रही है तो सैंपल डायमेंशन है, सैंपल एक्सेस। अगर जिस तरह हमने 128 512 इमेजेस भेजी तो पूरी बैच उठ के जा रहा है, और 512 रॉ जा रही हैं, दैट मीन्स फिर वो बैच डायमेंशन। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो वेक्टर डाटा है, वेक्टर डाटा यानी 2D टेंसर की शेप का है, कि जिसके अंदर डाटा सैंपल्स हैं रॉ में और उनके फीचर्स हैं। ठीक है, वेक्टर डाटा जो होगा वो उसकी शेप क्या होगी, 2D टेंसर होगी। टाइम सीरीज का जो डाटा होगा उसकी शेप 3D टेंसर होगी, यानी सैंपल होंगे, टाइम स्टैम्प होंगे, फीचर्स होंगे। इमेजेस जो होंगी वो 4D टेंसर होगा, सैंपल, हाइट, विड्थ एंड चैनल्स। ठीक है, चैनल्स क्या है, RGB इमेज होती है तो रेड ग्रीन ब्लू चैनल, एक वैल्यू 3 यहाँ पे लिखी होगी। ग्रे स्केल होगी तो चैनल 1 होगा। ये चैनल की जो वैल्यू है ये आगे पीछे हो सकती है, सैंपल के बाद भी चैनल आ सकता है मुख्तलिफ। 5D जो टेंसर है वो आपके पास वीडियोज़ होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो है वो ऐड हो जाता है, तो ये आपके पास वीडियो। तो कौन सा डाटा जो है वो किस किस्म का होगा, वीडियो डाटा है तो उसका शेप जो है वो 5D आ रही होगी, इमेजेस हैं तो वो 4D आ रही होगी, अगर चैनल भी है उसमें। ग्रे स्केल है तो 3D ही चल जाएगा। सर जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हाँ हमारे पास वन वेक्टर, वेक्टर को हमने वन डायमेंशन बनाया था, जो हाँ, वन। तो उसमें जो हमने सिंपल से हमारे पास जो इमेजेस थे वो सैंपल्स थे, हम उसके बाद हमने फीचर्स नहीं दिए थे, इस वजह से वो 1D था, वो वन सैंपल्स डायमेंशन दोबारा टेंसर था। बोलें, वो जो सैंपल्स थे। हमने जो एग्जांपल की थी इमेजेस वाली, उसमें हम्म, आपने कहा था कि ये 1D है, 1D टेंसर है। हाँ, तो उसमें हमने सिंपली इनपुट पे हमने सैंपल्स दिए थे, उसमें हमने फीचर्स नहीं दिए थे, इस वजह से वो 1D था या? नहीं नहीं, देखिए फीचर्स तो कॉलम है ना। अगर एक वेक्टर में सीधा लूँगा, एक रिकॉर्ड लूँगा मैं, आपके डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड लेता हूँ, आपका रिकॉर्ड वेक्टर है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में सारे कॉलम आ रहे होंगे ना, एज, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारे फीचर आ रहे होंगे, यही तो फीचर है। जी जी, ठीक है, तो फीचर तो थे। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी जी, वेक्टर 1D होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा 2D टेंसर ऑफ शेप, जो है ना वेक्टर की डेफिनेशन में थोड़ा सा हाँ, इसमें कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा अभी सा। तो मैंने यहाँ बात समझाई थी कि जब हम अच्छा, वो क्या करते, जब जब हम सैंपल वाली उसको, बात है। हाँ, जब हमने वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ हम मर्ज करते हैं तो हमारा 2 डायमेंशन बन जाता है ना, लेकिन पास ऑन कैसा हो रहा होता है, 1 बाय 1 वेक्टर की शक्ल में हो रहा होता है। ठीक है, जो हमने इमेज को 60,000 784 में रीशेप किया था। तो सर वो 1D में किया था ना, इसी के किया था ना कि वो एक डायमेंशन बन जाए उसकी। नहीं नहीं नहीं, 1D में नहीं किया था, देखो मैं बताता हूँ। हमने, हमारे पास जो शेप आई थी रीशेप करने के बाद, पहले क्या थी हमारे पास, ये थी 60,000 कॉमा 28 28। 28 कॉमा 28। ठीक है, इसको, ये 1 और 3 कॉलम हो गया हाँ, इसकी। फिर हमने इसको रीशेप किया था, तो हमने क्या कर लिया था, थोड़ा साइज बड़ा कर लूँ। 784 हमने नहीं, 6000 हमने का किया 7। था 60,000 कॉमा 784। ठीक है, और जी। पहले हमारे पास थी 60,000 कॉमा 28 कॉमा 28 थी, और ये इधर आई।
ठीक है, बाद में हमारी शेप जो है वो ये होगी। देखो हम भेज तो वहाँ पर वेक्टर रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास अब इमेजेस क्या हो गई थी, अब इमेजेस हमारे पास सीधी सीधी लग गई थी ना। दूसरी वाली शेप की बात कर रहा हूँ, ये यूँ हमारे पास लग गई थी। ये 784 एक इमेज, ये 784 दो इमेज, ठीक है, ये 784 तीन इमेज, ठीक है। तो अब ये पास ऑन जो हो रहा था, पास ऑन जो हो रहा था वो वेक्टर डेटा था ना, यूं करके एक वेक्टर निकला यहाँ से और कहाँ चला गया, मॉडल में चला गया। फिर दूसरा वेक्टर निकला और कहाँ चला गया जी, मॉडल में चला गया। फिर तीसरा निकला, मॉडल में चला गया। पास आ रहा वो एक जी जी बोले। जो पास हो रहा है वो 784 का एक ही जा रहा है, वो एक ही जा रहा है, एक ही जा रहा है। है। और अगर वो हमने single 512 एक साथ भेजे थे तो वो बैच की सूरत में जा रहे थे, है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वेक्टर डेटा जो होगा ना, क्योंकि डेटा है तो वो खाली एक वेक्टर तो एक रॉ तो नहीं होगी ना, बहुत सारी होगी। इसलिए वेक्टर डेटा को उन्होंने क्या कहा कि सैंपल्स, उसके वेक्टर के सैंपल्स और फीचर्स, यानी सैंपल्स जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो गए, रॉज हो गई, और उसके अंदर जितने फीचर होंगे 784 फीचर्स से, पिक्सल से वो आ गए। अच्छा जी, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेक्टर डेटा किस तरह से, टाइम सीरीज़ का डेटा किस तरह से थ्री डायमेंशन होगा, फीचर होंगे, टाइम स्टैम्प, टाइम सैम्पल्स। इस तरह वीडियो डेटा जो है उसमें तीन तीन चैनल होंगे, 3D तो होगा लेकिन हर तीन चैनल होंगे, तो ये 4D हो गया। सर इनकी भी एग्जांपल्स लगा दें हमें, टाइम इसकी सीरीज एंड वीडियो डेटा। तो ये इसकी क्या, टाइम सीरीज डाटा और वीडियोस डाटा। हाँ इसकी एग्जाम्पल बताऊँ। जी सर, कोड की फॉर्म में अगर आप करेंगे ना, एग्जांपल्स टाइम लगा दें। सीरीज़ का तो पूरा टॉपिक है बेटा आगे, LSTM मॉडल राइट जब पढ़ेंगे तो वो टाइम सीरीज़ वहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरह देख लो क्या कह रहे हैं। हाँ किसमें, मेरे मोबाइल से कर लो फ़ोन। अच्छा जी, तो ये थोड़ा नंपाई वगैरह आप लोग जो है वो रिवाइज करिएगा। आगे जो है वो थोड़ी मैथमेटिक्स इन्होंने तो नहीं दी है आगे मैथमेटिक्स, लेकिन मैं आपको जो है वो ले चलूँगा इसकी, जो है ना न्यूरल नेटवर्क की मैथमेटिक्स में। ये ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कॉन्सेप्ट ये नंपाई में पढ़े हुए हैं। आप सिर्फ ये सीख लीजिएगा व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग, होती क्या है, और फंक्शन से जो है ना ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इनके कोड करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन नंपाई में किया था हमने कि जब दो नंपाई की एरे ऐड होती हैं तो उनका शेप जो है वो सेम होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। यानी 0 0 एलिमेंट 0 अगली मैट्रिक्स के 0 0 एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। मिरर मिरर एडिशन या मिरर मल्टीप्लिकेशन या मिरर सब्ट्रैक्शन जो होती है। फिर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट के साथ जो होती है, यानी जिसके अंदर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमारी रॉ एंड कॉलम वाली होती है। तो थोड़ा बस इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ कि नमपाई के अंदर ये डिटेल में पढ़ा था, तो नमपाई की आपकी इंशाल्लाह एक वर्कशॉप होने वाली, तो वहाँ पर भी करवा देंगे हम। ठीक ठीक ठीक, ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन, ठीक है। अगली क्लास जो है ना मैं यहाँ से इंशाल्लाह शुरू करूँगा। जो ऑप्टिमाइज़र है, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र, जितने भी हमने पढ़े थे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्टिमाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं, एडम, RMS, प्रॉप वगैरह सारे ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र होते हैं। थोड़ा सा आप गूगल भी कर लीजिएगा, यूट्यूब भी देख लीजिएगा, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। यहाँ पर मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है,
लेकिन मैं आपको ड्राइव भी करा दूंगा और इसको जो है ना वो समझाऊंगा भी, ताकि